हेलो क्लास 11, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ड्स, और लिविंग वर्ड्स में हमने अभी तक जो लिविंग के फीचर्स हैं वो हमने पढ़ रखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा एक टॉपिक बायोडाइवर्सिटी और प्रोसेस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है। किसी एनिमल का आपको या फिर किसी प्लांट का आपको साइंटिफिक नेम लिखना होगा तो कैसे लिखा जाता है, उसके क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, वो रूल्स बनाता कौन है, ये सारी प्रोसेस हम लोग सीखने वाले हैं बेटा आज की क्लास में। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक। बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं ना कि बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये होता क्या है। तो देखो इसमें आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे होंगे बेटा, एक दिख रहा है बेटा बायो, दूसरा वर्ड दिख रहा है आपको डाइवर्सिटी। तो इसके अंदर कितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, इसके अंदर आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। कितने वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, दो वर्ड्स। एक वर्ड है बेटा आपको बायो, दूसरा वर्ड है बेटा आपका डाइवर्सिटी। ठीक है, देखो बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग बींग्स है, क्योंकि बायोलॉजी क्या है बेटा, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स है ना, सजीवों का अध्ययन ही क्या है, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है। तो बायो का मतलब किससे है बेटा, यहाँ पर बायो का मतलब है लिविंग बींग से। किससे बेटा, लिविंग बींग से। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा डिफरेंट टाइप्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये बात कहूँ कि हमारी अर्थ पर बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ पर बेटा बहुत तरीके के, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, लिविंग बींग्स पाए जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि आवर अर्थ हैव ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, आवर अर्थ हैव ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, अगर ये बात मैं कहता हूं इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, ठीक, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यानी हमारे धरती पर बहुत तरीके के, यानी विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इट मीन्स देयर आर different types of living organism present on अर्थ। इसका साफ सा मतलब है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, कहाँ पर, हमारी अर्थ पर। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को एक थोड़ा सा एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दो जगह है, ठीक है, एक है बेटा ये प्लेस 1 और एक दूसरा है ये प्लेस 2। यहाँ पर बेटा 100 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, 100 टाइप ऑफ लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर 100 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और ये वो जगह है, ये भी मान लीजिए आपका 1 किलोमीटर का दायरा है, ये भी कितना है बेटा, ये 1 किलोमीटर का दायरा है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का दायरा है, ये भी किसका भी एरिया कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हम कहते हैं 10,000 टाइप्स के स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर 1 किलोमीटर का दायरा ये भी है, 1 का दायरा ये भी है। ये वो जगह है जहाँ पर 100 टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और ये वो जगह है बेटा जहाँ पर 10,000 टाइप के, यानी 10,000 प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो आप बताओ कि ज़्यादा विभिन्नता कहाँ है, कहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये वो जगह है ना जहाँ पर उतने ही सीमित क्षेत्र में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ज़्यादा प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 100 ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो भी अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा ये क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी कम है। बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा सेंस ये है कि विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का पाया जाना क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर 100 टाइप्स के पाए जा रहे हैं, यहाँ पर 10,000 टाइप्स के पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है बेटा, कम है। आई होप अब आपको बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे
लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। वो आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं बेटा, वो आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं, और वो आपके माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। माइक्रोब्स वो होते हैं जो आपको सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते, बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देते, उनको आप क्या कहते हो बेटा, उनको आप माइक्रोब्स कहते हो, ठीक है। चलिए, तो दोज विच आर नॉट विजिबल इन नेकेड आई, यानी नग्न आंखों से जो दिखाई नहीं देते उनको आपने क्या नाम दे दिया, माइक्रोब्स का। चलो ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं ना बेटा, वो पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। जैसे आपको पोलर बियर है, वो कहाँ पर पाया जाता है, वो आपके पोल्स पर पाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो आपको इंडिया में मिलेंगे लेकिन कहीं और नहीं मिलेंगे, तो इंडिया में उनको किसी स्पेशल नाम से जाना जाता होगा। अच्छा, कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, जैसे अभी आप फ्रॉक को देखिए, अगर इंग्लैंड में मेढक दिखेगा तो उसको आप फ्रॉक कहोगे, हिंदुस्तान में दिखेगा, दिल्ली में दिखेगा तो मेढक कहोगे, गांव में दिखेगा तो कुछ और दूसरी भाषा में कहते हो, अपनी देहाती भाषा में उसको कुछ कहते हो, ठीक है। तो एक ही जीव के बेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो जा रहे हैं, नहीं हो जा रहे हैं। अब इंग्लैंड का कोई आदमी आया आपके यहाँ और बोलेगा, आप एक मेढक देखेगा, बोलेगा दिस इज़ फ्रॉग, तो आप कहोगे यार गजब बेवकूफ़ आदमी है। यहाँ का तो जो आदमी होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो फ्रॉग जानता ही नहीं होगा, वो क्या कहेगा कि बेवकूफ़ आदमी है, मेढक को फ्रॉग बोल रहा है, ठीक है। तो बेटा अलग अलग जगह पर जीवों के नाम भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अलग अलग जीवों के नाम उनके खुद के ओन एरिया में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव, चलो यहाँ से लिखता हूँ बेटा मैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव देयर different name in their own area, ठीक है। मतलब प्लांट्स और एनिमल के डिफरेंट नाम होते हैं उनके खुद के एरिया में। जैसे अब कोई प्लांट है बेटा, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा तो उसको कुछ और नाम दे दोगे, और इंडिया में पाया जाएगा तो कुछ और नाम दे दोगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने लिया कैलोट्रॉप्स का, किसका एग्जाम्पल लिया, कैलोट्रॉप्स का। अब देखो, इसी कैलोट्रॉप्स को इंडिया में अलग अलग जगह पर कितने नामों से जाना जाता है। जैसे देखो, आप जाओ राजस्थान, कहाँ पहुँचो भैया आप पहुँचो राजस्थान। राजस्थान में इस कैलोट्रॉप को देखोगे ना, तो इसको कहा जाता है बेटा ओक। क्या कहा जाता है, ओक कहा जाता है। अब आप चले जाओ घूमते हुए हरियाणा में, राजस्थान का पड़ोसी ही है, आप कहाँ पहुँचो, हरियाणा में। हरियाणा में इसी को कहा जाता है बेटा हरियाणी ओकदा, ठीक है। आप चले जाओ एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसी को बेटा मदार कहा जाता है। अब आप खुद देख लो, प्लांट एक ही है, अलग अलग प्लेसेस पर नाम अलग अलग है ना, यानी प्लांट्स एंड एनिमल हैव देयर डिफरेंट नेम इन देयर ओन एरिया, यानी इन डिफरेंट एरिया, मतलब जहाँ पर वो पाए जाते हैं उन एरिया में उनके नाम क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया, कैलोट्रॉप्स को ही राजस्थान में ओक कहा जाता है, हरियाणा में हरियाणी ओकदा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में यानी एमपी में आप इसको क्या कहते हो, एमपी में आप इसको मदार कहते हो। अब आप सोचो कि पेड़ तो एक ही है, कोई राजस्थानी आदमी आएगा एमपी में तो मदार का पेड़ देखेगा, बोलेगा ये तो ओक है, तो मध्य प्रदेश वाला कहेगा नहीं भाई साहब कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये तो मदार का पेड़ है, आप कह रहे हो ओक है, ठीक है। तो बेटा ऐसे में बड़ी दिक्कत आती है ना। आपको इंग्लिश मैन आएगा यहाँ पर तो किसी और नाम से जानेगा, ठीक है। तो ये समझो आप कि कोई एक प्लांट है या फिर कोई एक एनिमल है,
उसका कोई एक ऐसा नाम रख दिया जाए ना जो पूरी दुनिया में एक हो, है ना, कि कोई आदमी कहीं पर भी जाए, जैसे मेढक को राना टिग्रीना हिंदुस्तान में भी कहा जाता है, इंग्लैंड में भी कहा जाएगा, अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी, कहीं पर जाओगे दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे उसका एक नेम फेमस है, राना टिग्रीना। मैंगो को आप मैंजीफेरा इंडिका कहते हो, चाहे वो इंडिया में देखो, चाहे अमेरिका में देखो, जापान, लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, कहीं भी देखो, ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा बेटा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा नाम है ना जो यूनिवर्सल है, यानी पूरी दुनिया में मैंगो का एक नाम है, वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। इस नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो नाम है ना इनके, ये कैलोट्रॉप क्या है, ये कैलोट्रॉप एक प्लांट होता है, राजस्थान में ओक के नाम से जानता है, हरियाणा में हरियाणी ओगदा के नाम से जानता है, मध्य प्रदेश में मदार के नाम से जाना जाता है। तो ये बेटा कहा जाता है ये लोकल नेम्स हैं। तो लोकल नेम्स तो बेटा लोकल एरिया में फेमस होते हैं ना, ठीक है। तो लोकल नेम्स को एक और नाम से जानते हैं, वर्नाकुलर नेम्स, ठीक है। तो दीज आर वर्नाकुलर नेम्स। तो देखो अब क्या ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत ये पड़ी कि यार एक यूनिवर्सल नेम होना चाहिए किसी भी स्पीसीज का, यानी किसी भी जीव का एक ऐसा नाम होना चाहिए ना जो पूरी दुनिया में एक हो। कोई एक जीव अलग अलग नामों से जाना जाएगा तो बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस बात के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि ए यूनिवर्सल नेम इज रिक्वायर्ड, ए यूनिवर्सल नेम is required to identification and study of a particular organism। मतलब एक यूनिवर्सल नाम चाहिए ना, एक ऐसा नाम चाहिए उस जीव की पहचान के लिए और उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए, ठीक है, कि उसका एक ऐसा नाम रख दे जो पूरी दुनिया में एक जैसा हो। जैसे अभी आप इंग्लैंड में मैंगो को कहोगे तो मैंजीफेरा इंडिका, इंडिया में भी मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो जो आपका ये मैंजीफेरा इंडिका है ना, ये क्या है आपका बेटा, यूनिवर्सल नेम है किसका, मैंगो का, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल नेम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इस बात के लिए क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया उसी नाम से जाने, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका शब्द आया तो इसका मतलब वहाँ पर किसकी बात चल रही है, मैंगो की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करो। फिर हम एक छोटी सी बात और लिखते हैं। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हर स्पीसीज़ का जो लोकल नेम है ना, लोकल नेम तो ठीक है, लोकल नेम तो लोकल लोग बोलते हैं, बट एक उसका एक ऐसा नाम रख दिया जाए जो पूरी दुनिया में सेम हो। उसको हम क्या कहेंगे, उसका साइंटिफिक नेम कहेंगे, ठीक है, या फिर उसका बायोलॉजिकल नेम कहेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ये तो हमने कह दिया कि हाँ किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक यूनिवर्सल नाम दे देना चाहिए ताकि उसको पूरी दुनिया जानती रहे उस नाम से, ठीक है। अब सवाल ये था कि उसको यूनिवर्सल नेम देगा कौन, ठीक है। तो अब यूनिवर्सल नेम देने के लिए IUCN नहीं, IUCN एक बहुत फेमस संस्था है नेचर कंजर्वेशन के लिए, इस वजह से बार बार उसी का नाम आ जाता है, ठीक है। एक हो गया बेटा IUBN, एक हो गया IUBN नहीं, इसको यार ICBN का, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये एक कोड है, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा आप इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा। अब देखो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ये किसको डिसाइड करता है बेटा, ये डिसाइड करता है किसको, ये डिसाइड करता है प्लांट्स के नेम को। ये डिसाइड करता है नेम ऑफ
प्लांट्स। कैसा नेम? तो वो है बेटा बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, कैसा नेम डिसाइड करता है? बायोलॉजिकल नेम डिसाइड करता है, और ऐसा बायोलॉजिकल नेम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, पूरी दुनिया में माना जाने वाला बायोलॉजिकल नेम। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये क्या करेगा बेटा? ये करता है नॉमेनक्लेचर किसका? करता है बेटा नेम ऑफ एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स का क्या देगा ये? एनिमल्स का देगा ये बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा? ये प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करता है। ये क्या करता है? प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करता है। और ये क्या करता है बेटा? एनिमल्स का। जूलॉजिकल का मतलब हो गया बेटा एनिमल से रिलेटेड है ये। ठीक है, बोटैनिकल का मतलब हो गया बेटा किससे रिलेटेड है? ये प्लांट्स से रिलेटेड है। प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करेगा, ये एनिमल का नॉमेनक्लेचर करेगा। अब सवाल ये उठता है कि नॉमेनक्लेचर क्या है? आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट करिए। चलिए बेटा, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, और ये क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी, आप लोग का सहयोग रहेगा तो ये ऐसे अच्छे से चलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम लोग लिखते हैं नॉमेनक्लेचर। हेडिंग लगाइए आप बेटा नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर? देखते हैं। चलिए ठीक है, नॉमेनक्लेचर का अगर साफ साफ हिंदी मतलब देखने की कोशिश करिए ना, तो इसका साफ साफ हिंदी मतलब होता है नामकरण। ठीक है, नामकरण का मतलब क्या है? जब आप किसी का नाम देते हो तो वो एक ऐसा नाम होता है ना जिस नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है। मेरा ही नाम अगर दीपक रखा गया है तो वो एक ऐसा नाम है ना जिस नाम से मुझे पूरी दुनिया जानेगी। ये एक ऐसा नाम है कि इसी नाम से मुझे पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, आपका नाम भी जो होगा वो एक ऐसा चीज़ है ना जो आपका रखा गया है कि आपको ऐसा नाम दे दिया गया है ना जिस नाम से आपको पूरी दुनिया जानने वाली है। तो नामकरण करने का मतलब क्या होता है बेटा? आप किसी को नाम दे रहे हो, आप एक ऐसा नाम दे रहे हो ना जिससे उसको पूरी दुनिया जानने वाली है। तो यहाँ पर हम नामकरण किसका कर रहे हैं? हम नामकरण कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम दिया जाता है जिस नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है। जैसे अब मैंगो है, मैंगो को आपने कह दिया ये मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका उसका एक ऐसा नाम है जिस नाम से वो पूरी दुनिया उसको जानती है। ठीक है, बात समझ आई? आप होमोसैपियंस हो, होमोसैपियंस मानव को दिया गया एक ऐसा नाम है कि पूरी दुनिया मानव को इसी नाम से जानती है। ठीक है, नाजा नाजा आप सांप को कहते हो, सांप का वो एक ऐसा नाम है ना जिस नाम से उस सांप को पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, तो आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, नामकरण क्या है बेटा? एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके थ्रू आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम देते हो जिस नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो डिफिनेशन में? इट इज़ द प्रोसेस, it is the process of naming of living organism in such a manner that any particular organism is known by a name in all over world, in all over the world। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हो। इस प्रकार से नेमिंग करते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया उसी नाम से जानती है। भाई ये सिंगल नेम लिख लो यहाँ पर और अच्छी परिभाषा बन जाएगी। केवल एक नाम, बाई अ सिंगल नेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? नॉमेनक्लेचर हो गया। अब सवाल ये था कि नॉमेनक्लेचर की जो आज की पद्धति है इसको सबसे पहले किसने अपनाया था? ठीक है, तो हम बेटा चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में। ठीक है, नॉमेनक्लेचर
को सबसे पहले किसने अपनाया, किसका नॉमेनक्लेचर आज जो है हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो है बेटा एक इंसान जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस इज द पर्सन हु गेव नॉमेनक्लेचर सिस्टम। कैरोलस लिनियस एक व्यक्ति था जिसने एक बुक लिखी, ही रोट ए बुक। इसने क्या लिखी बेटा, एक बुक लिखी। क्या नाम था उस बुक का? उस बुक का नाम था फिलोसोफिया बोटैनिका। फिलोसोफिया बोटैनिका। इस बुक में उसने मेंशन नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें उन्होंने मेंशन किया क्या, एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब उस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को क्या कहा गया, उसको कहा गया बेटा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। क्या कहा गया उसको कहा गया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, दिया किसने बेटा, कैरोलस लिनियस ने दिया। उसने एक किताब लिखी फिलोसोफिया बोटैनिका, उसमें उसने मेंशन किया एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। उस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को क्या नाम मिला, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग कैसे की जाती है, क्या उसके रूल्स हैं, ये सब हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं कौन सा बेटा, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। चलो, अब बेटा हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था बेटा, कैरोलस लिनियस ने दिया था। बहुत अच्छी बात है। किस में दिया था, अपनी एक बुक में जिसका नाम था फिलोसोफिया बोटैनिका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। अब देखो, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहता है कि जो एक बायोलॉजिकल नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो एक बायोलॉजिकल नेम होगा। देखो, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, कैसे काम करता है। देखिए, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति जो है वो ये कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बायोलॉजिकल नेम होगा, जिस नाम से वो पूरी दुनिया में जाना जाएगा ना, उसके दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। कितने कंपोनेंट होते हैं उसके, दो कंपोनेंट होते हैं। एक कहेंगे बेटा उसको हम फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, दूसरा लिखा मैंने सेकंड कंपोनेंट। आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और पूरा समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा ना वो बताएगा उस ऑर्गेनिज्म के जीनस के बारे में। हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी आगे समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। फर्स्ट कंपोनेंट बताएगा उसके जीनस के बारे में, सेकंड कंपोनेंट बताएगा बेटा उसके स्पीसीज के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या बताता है बेटा, जीनस बताता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ना कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल नेम is name of genus of that particular organism। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट क्या बताता है,
सेकेंड कंपोनेंट of biological name is name of species of that particular organism. ठीक है, जीनस का जो नेम होगा मस्ट बी रिटन in Latin language word, ये वाला भी क्या होना चाहिए, derived from Latin language word. ठीक है, जीनस के नाम भी लैटिन वर्ड लैंग्वेज से आएंगे, स्पीसीज के नाम भी लैटिन लैंग्वेज से आएंगे. एंड फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जीनस, फर्स्ट अल्फ़ाबेट यानी पहला अक्षर जो है ऑफ जीनस इज कैपिटल. ये कैसा होना चाहिए बेटा, कैपिटल होना चाहिए. एंड फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ स्पीसीज इज इन स्मॉल लेटर. किस में होना चाहिए बेटा, स्मॉल लेटर में होना चाहिए. अब देखो, अगर इस बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखा जाता है, इफ दिस बायोलॉजिकल नेम इज रिटन इन हैंड राइटिंग, यानी ये किसके द्वारा लिखा जाता है, हैंड रिटन लिखा जाएगा, तो बोथ यानी जीनस और स्पीसीज दोनों के नाम के नीचे क्या करोगे आप, अंडरलाइन करोगे. बोथ जीनस एंड स्पीसीज नेम अंडरलाइंड. ठीक है, इफ दे आर, चलो ऐसे लिख लेते हैं, अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में होंगे बेटा, किस फॉर्म में होंगे, प्रिंटेड फॉर्म में होंगे ना, तो इनका इटैलिक्स में लिखा जाता है यानी तिरछे लिखा जाता है. मस्ट बी रिटन इन इटैलिक्स. इटैलिक्स यानी कि वो तिरछा लिखा जाएगा थोड़ा. ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा तो तिरछा लिखा जाएगा. अगर हाथ से लिख रहे हो आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नाम के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया बेटा किसका, मैंगो का. मैंगो को लिखा जाता है बेटा मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका. अब चूंकि मैं इसको हाथ से लिख रहा हूँ ना, तो इसको क्या करूँगा बेटा, मैं अंडरलाइन कर दूंगा. अब देखो ये क्या है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है जो जीनस को बता रहा है, ये सेकंड कंपोनेंट है जो स्पीसीज को बता रहा है, या फिर स्पीसीज एपिथेट को बता रहा है. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो फर्स्ट जो लेटर है ना वो कैपिटल में है, लेकिन यहाँ का फर्स्ट लेटर कैसा है बेटा, स्मॉल में है. ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म को इटैलिक्स में लिखा जाता है. क्यों लिखा जाता है, टू शो इट्स लैटिन ओरिजिन, यानी ये शब्द लैटिन भाषा से आए हैं, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है, ये तिरछे लिखा जाता है. ठीक है, चलो ये वाली बात हो गई बेटा. एग्जाम्पल हमने देखा मैंगो का, इसमें दो, देखो इसके बायोलॉजिकल नेम में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2. पहला जीनस है, दूसरा स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, जीनस सॉरी स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसे है बेटा, वो स्मॉल में है. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है. यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए. फिर हम लोग बढ़ते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर के रूल की तरफ, कि हम किसी बायोलॉजिकल नेम को जब किसी ऑर्गेनिज्म को देते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बायोलॉजिकल नेम रखते हैं, तो उसके लिए बेटा कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, तो किस रूल्स को फॉलो करते हुए कैसे उनका नेम रखा जाता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं. तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं.
चलिए, हम पढ़ेंगे बेटा अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करने के रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो हम पहली बात हेडिंग लगाते हैं बेटा, लिखो रूल्स फॉर राइटिंग ए बायोलॉजिकल नेम। एक बायोलॉजिकल नेम देने के क्या रूल्स होते हैं वो हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि बायोलॉजिकल नेम में जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे ना वो किससे होने चाहिए बेटा, लैटिन से होने चाहिए। ठीक है, लैटिन भाषा से होने चाहिए, क्योंकि लैटिन भाषा एक ऐसी भाषा है ना जो डेड लैंग्वेज है, उसके वर्ड्स के मीनिंग ना अब चेंज नहीं होते हैं। और जो लैंग्वेजेस हैं उनके वर्ड्स के मीनिंग्स नए नए मीनिंग्स आते रहते हैं, नए नए मतलब निकलते रहते हैं। ठीक है, तो उनका मतलब चेंज होता रहता है। लेकिन लैटिन भाषा एक ऐसी भाषा है ना जो डेड लैंग्वेज है, जिनके वर्ड्स के जो मीनिंग पहले थे वही आज भी हैं, क्योंकि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, लैटिन वर्ड्स का। तो पहला रूल ये कहता है कि जब भी हम किसी का बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे ना तो उसमें हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे वो लैटिन लैंग्वेज से होने चाहिए, पहली चीज़। और उन वर्ड्स को बेटा इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स मतलब तिरछा लिखा जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं बेटा, लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। उनकी लैटिन वर्ड्स, वो लैटिन वर्ड्स से, लैटिन लैंग्वेज से हैं, उनकी लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए उनको हम किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं। तो फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है, तो बायोलॉजिकल नेम words are chosen from Latin language, ठीक है, and these names are written in italics to show its Latin origin। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं ना उनके जो वर्ड्स होते हैं या तो वो लैटिन लैंग्वेज से हों या फिर लैटिन लैंग्वेज के किसी वर्ड से डिराइव किए गए वर्ड्स हों। और ऐसे नेम्स किस में लिखे जाते हैं बेटा, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, तो उनकी लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको इटैलिक्स में लिखते हैं। अब चलते हैं बेटा हम लोग सेकेंड बात पर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट नेम, दो कंपोनेंट होंगे। ईच बायोलॉजिकल नेम हैव टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑफ जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट इज द नेम ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो ईच बायोलॉजिकल नेम हैव टू कंपोनेंट। First component is name of genus of that particular organism, यानी जिसका नाम रखा जा रहा है उस ऑर्गेनिज्म का जीनस, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एंड सेकेंड नेम या फिर सेकेंड कंपोनेंट is species of that particular organism। ठीक है,
थर्ड बात ये कहती है कि जीनस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल में होना चाहिए, स्पीसीज़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, तो अगली बात लिखते हैं बेटा, द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जीनस नेम इज इन कैपिटल लेटर and first alphabet of species name is in स्मॉल लेटर। यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैसा होना चाहिए, जीनस का कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, जैसा भी हमने मैंजीफेरा इंडिका में देखा था। अब चलते हैं बेटा फोर्थ बात में। फोर्थ बात आपका ये कहता है कि अगर ये बायोलॉजिकल नेम हाथ से लिखा जा रहा है, इफ़ दिस बायोलॉजिकल नेम इज़ हैंड रिटन देन बोथ कंपोनेंट इज़ अंडरलाइंड, यानी दोनों कंपोनेंट को कैसा करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है तो इनको किस में लिखना है बेटा, इटैलिक्स में लिखना है। ठीक है, इफ़ द बायोलॉजिकल नेम्स if the biological name is written in handwritten form then both component of biological name must be underlined। ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। एंड इफ द नेम इज रिटन इन प्रिंटेड फॉर्म, यानी अगर इसको हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं, देन बोथ कंपोनेंट्स रिटन इन इटैलिक्स। किस में लिखे जाएंगे बेटा, इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, हमारे पास हो गए 4 पॉइंट्स। अब चलते हैं बेटा 5वें पॉइंट्स पर। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या कहता है, देखो 5वां पॉइंट ये कहता है कि जो टॉटोनिम्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स क्या है, देखो स्पीसीज और जीनस का नेम अगर सेम है तो इसको कहा जाता है टॉटोनिम्स। ठीक है, स्पीसीज और जीनस के नेम सेम वर्ड से बनते हैं। जैसे देखो मैं एक वर्ड लिखता हूँ नाजा नाजा, क्या लिखा मैंने, नाजा नाजा, ये बायोलॉजिकल नेम है स्नेक का। स्नेक का ये नाम जो है ना, ये किसको बता रहा है बेटा, ये बता रहा है किसको, ये बता रहा है जीनस को, ये बता रहा है बेटा किसको, स्पीसीज को। अब जीनस और स्पीसीज के नेम जो है ना कैसे हैं, वो सेम है। इफ जीनस एंड स्पीसीज नेम इज सेम देन सच नेम आर कॉल्ड टॉटोनिम्स। क्या कहते हैं बेटा इसको, टॉटोनिम्स कहते हैं। जीनस और स्पीसीज़ क्या है बेटा, सेम है। अगर जीनस और स्पीसीज़ के नाम सेम हैं तो हम क्या कहते हैं, उनको टॉटोनिम्स कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, टॉटोनिम्स जो होते हैं ना वो एनिमल्स के केस में अलाउ होते हैं, बट प्लांट्स के केस में अलाउ नहीं होते। तो टॉटोनिम्स आर अलाउड इन नेमिंग ऑफ एनिमल्स बट नॉट अलाउड इन नेमिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो 5वीं बात क्या लिखते हैं, टॉटोनिम्स। What are the tautomnims? Genus and species have same name are allowed only for animals but not for प्लांट्स। ठीक है,
जो टॉटोनिम्स होंगे बेटा, यानी स्पीसीज और जीनस का नाम जिसमें सेम होता है, वो अलाउ होते हैं किसके लिए? एनिमल्स के लिए, बट प्लांट्स के लिए ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए नाजा नाजा। चलो इसको अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से लिख रहा हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं किसका? रैट का। एग्जाम्पल लेते हैं किसका? स्नेक का। रैट भी एनिमल है, स्नेक भी एनिमल है। इसको कहा जाता है बेटा रैटस। रैटस देखो, जीनस के नेम स्पीसीज के नेम सेम है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये टार्टोनिम्स के एग्जाम्पल्स हो गए। स्नेक को आप क्या कहते हो? स्नेक को आप कहते हो नाजा नाजा, ठीक है। ये भी क्या है आपके? टार्टोनिम्स है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अगली बात पे, ठीक है। अगली बात क्या है बेटा? 6th पॉइंट हमारा क्या है? 6th पॉइंट ये कहता है कि भाई नामकरण तो चल रहा है, जीवों का नामकरण चल रहा है। अब जो नामकरण कर रहा होगा बेटा, गर्मी बहुत है लेकिन अब क्या करें, मेहनत तो करनी ही है। अब इस गर्मी में इतनी मेहनत भी अगर आपको पसंद आ रही हो बेटा, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं हो पुराने हो तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, कहने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 6ठे पॉइंट पे हमने क्या देखा? देखो 5 पॉइंट तो हमने समझ लिए हैं। 6ठा पॉइंट मेरा ये कहता है कि अब कोई तो ऐसा इंसान होगा ना यार जो नामकरण कर रहा होगा, ठीक है। बहुत दुनिया भर में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग एनिमल्स को स्टडी कर रहे होंगे, उनका नामकरण कर रहे होंगे, नए नए एनिमल्स की खोज होती रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है जिसने एक बायोलॉजिकल नेम लिखा, किसी एनिमल को उसने स्टडी किया, उसका उसने क्या लिखा? बायोलॉजिकल नेम लिखा। तो जो बायोलॉजिकल नेम लिखने वाला है ना, उस ऑथर का नाम भी तो कहीं लिखा जाना चाहिए। तो ये रूल ये कहता है कि जो बायोलॉजिकल नेम का ऑथर है, यानी जिसने नाम दिया है, उसका नाम भी एब्रीवेटेड फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कहाँ लिखा जाता है? लास्ट में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम कहाँ लिख देंगे? हम लास्ट में लिख देंगे। तो 6ठा बात क्या कहता है बेटा? 6ठी बात ये है कि द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ, द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ बायोलॉजिकल नेम is written in abbreviated form। अब बेटा इस एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब क्या है? एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब होता है बेटा शॉर्ट फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? शॉर्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका बेटा? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मैंगो का। मैंगो को क्या कहते हो? मैंगो को आप कहते हो बेटा मैंजीफेरा इंडिका। अब ये मैंजीफेरा इंडिका जो नेम है ना, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो यहाँ पर लिनियस के नाम को शॉर्ट में लिख लेते हैं लिन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ नेम ऑफ ऑथर, ठीक है। एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हो, यहाँ पर लिख दो इन द लास्ट ऑफ द लास्ट ऑफ बायोलॉजिकल नेम, यानी बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में ऑथर के नाम को आप एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देते हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर बेटा? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, तो छोटी से एक आध बात और कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी करो इसको। चलो आखिरी बात करते हैं बेटा एक छोटे से टॉपिक की, ठीक है। यहाँ पर लिखिए एक छोटी सी बात, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। क्या कहोगे? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है? देखो मान लो आपके पास एक कोई ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है। चलो ये क्या है बेटा, आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले क्या किया गया, नॉमेनक्लेचर किया गया, तो इसका क्या रखा गया होगा, एक बायोलॉजिकल नेम रखा गया होगा। तो सबसे पहले इसका बायोलॉजिकल नेम रखा गया, उसको नाम दिया गया बेटा ए क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम है। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इसको क्या दिया गया बेटा, अनदर नेम इज गिवन टू दिस ऑर्गेनिज्म, अनदर नेम इज गिवन टू दिस ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया बेटा, एक दूसरा नाम दे दिया गया, ठीक है। अनदर नेम इज गिवन टू दिस ऑर्गेनिज्म, और वो नाम दिया गया बेटा इसको बी, ठीक है। तो फिर बताओ इस ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, ये पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा। तो बेटा इस ऑर्गेनिज्म का जब बायोलॉजिकल नेम लिखा जाएगा ना, तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। इस ऑर्गेनिज्म का जब बायोलॉजिकल नेम लिखा जाएगा तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जिसका जो नाम इसका पहले आया था। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि पहले उसको लिखेंगे जो नाम इसको पहले दिया गया था। तो बायोलॉजिकल नेम इसका लिख दिया मैंने ए, और जो इसका बी है ना बेटा, उसको ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में ये जो लिखा गया है ना बेटा, ये लिखा गया है एज ए सिनोनिम्स, एज ए सिनोनिम, ठीक है, एज अ सिनोनिम ऑफ ए, ठीक है। बात समझ आ रही है बेटा। किसी ऑर्गेनिज्म का जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो तो जो उसको पहला नाम देते हो ना, वही उसका मेन नाम माना जाता है। उसका जो दूसरा नाम आता है ना, उसको मेन नाम के आगे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है और उसको क्या कहा जाता है, सिनोनिम कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात है कि बेटा इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी उसको देंगे जो नाम उसका पहले आया था, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया गया ए, ठीक है, आफ्टर सम टाइम उसको एक अदर नाम दिया गया बी, तो जो ए नेम की प्रायोरिटी है ना वो ज़्यादा होती है और वो उसका मेन नाम के रूप में लिखा जाता है। और जो बी है ना उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, एज ए सिनोनिम लिखते हैं, ठीक है। ऐसा सर एक एग्जांपल बता दीजिए। तो ठीक है बेटा, नोट करें एक एग्जांपल। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी समझ गए ना आप कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है। अब इसका एक एग्जाम्पल नोट करिए आप, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा बेटा एक ऑर्गेनिज्म अल्ब्यूगो कैंडिडा, ये इसका पहला नाम था, ये इसका पहला बायोलॉजिकल नेम था। ये क्या है बेटा, ये पहला बायोलॉजिकल नेम है। उसी के कुछ समय बाद अल्ब्यूगो कैंडिडा को एक और बायोलॉजिकल नेम दिया गया, कुछ समय बाद एक दूसरा बायोलॉजिकल नेम दिया गया। वो बायोलॉजिकल नेम क्या था, वो बायोलॉजिकल नेम था सिस्टोपस कैंडिडस। क्या था बेटा, सिस्टोपस कैंडिडस। तो इसको जो दूसरा नाम दिया गया ना, वो क्या था बेटा, सिस्टोपस कैंडिडस। सिस्टोपस कैंडिडस जो है ना, ये इसका दूसरा नाम है, यानी ये बी है। ये इसका पहला नाम था, यानी ये ए था। तो देखो जो दूसरा नाम है ना, उसको एज अ सिनोनिम लिखा गया है पीछे। तो ये क्या है बेटा, ये सेकेंड नेम है, ये सेकेंड नेम है। सो इट इज रिटन इन ब्रैकेट एज सिनोनिम्स, ठीक है। तो इसको किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा बेटा, किस में, एज अ सिनोनिम लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग बात करेंगे बेटा टेक्सोनॉमी की, हम लोग बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की, ठीक है। तो जो अब आगे की क्लासेस आने वाली है ना, वहाँ पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखोगे। टेक्सोनॉमी के आप बेसिक्स सीखोगे, व्हाट आर टेक्सॉन्स, क्लास क्या होती है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो बने रहिएगा बेटा। अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक क्लास को देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू आपको बेटा। ये सारी चीज़ें देखो, ये आप जो चीज़ें लिख रहे हो ना, आप सीख रहे हो ना, ये आपके बेसिक्स हैं, ठीक है। आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे या नीट वगैरह की प्रिपरेशन करोगे, तो वहाँ भी यही सारी चीज़ें आनी है। बड़ी क्लासेस में जाओगे, बीएससी वगैरह करोगे, वहाँ पर टेक्सोनॉमी एक अलग से ब्रांच होती है, वहाँ पर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन वगैरह सीखना पड़ेगा कि क्या होते हैं, इसके रूल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें फिर से आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, इसको अच्छे से कवर करो, ठीक है। तो नोट्स वोट्स उसके आप बनाते रहो, और PYQs भी इसके मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। बस 1 ही 2 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स जैसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।